लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हम कर रहे थे वो क्वेश्चन था हमारा, दैट मीन्स मैंने आपको उसका प्राइमरी की तो बता दिया था, बट हाउ टू कैलकुलेट द सुपर की वो टॉपिक रह गया था। दैट इज A B C D E F, ये 6 एट्रीब्यूट्स गिवन था वहाँ पर, and the functional dependencies was AB tends to C and C tends to D and B tends to AE। क्वेश्चन हमारा ये था, और इस क्वेश्चन के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे इसकी जो कैंडिडेट की हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर दैट व्हाट वी डू हियर, हमें एसेंशियल एट्रीब्यूट ढूंढना होता है। तो ये AB जो है C को डेराइव कर रहा है, नाउ C जो है आपका D को डेराइव कर रहा है। द थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी इज B इज डेराइविंग द E एज वेल एज A ऑल्सो। तो हमने ये एरो देख लिया। अब जिसके पास ये एरो है, दैट इज नथिंग बट द नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट यू कैन से। नाउ वी आर लुकिंग हियर द एसेंशियल एट्रीब्यूट, दैट इज a B, and the next one is here F, because these two attributes not having the incoming edges. And in the other way you can check here, the right hand side of this functional dependencies don't have the B and F। left में तो है but right में नहीं है, तो which is not coming right hand side of the functional dependency, that is called the essential attribute here। तो essential attribute here is nothing but the B and F। now फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक द कैंडिडेट की फॉर द BF। हम सबसे पहले BF के लिए चेक करेंगे विल गेट द कैंडिडेट की और नॉट। तो यहाँ पे BF का अगर हम क्लोजर निकालते हैं तो B इज BF तो होगा ही होगा, B से हमें AE मिल जाएगा, एंड व्हेन वी हैव द AB देन यू कैन रिट्रीव हियर C ऑल्सो, एंड व्हेन वी हैव C देन वी कैन गेट द D ऑल्सो। तो यू कैन से बाय दिस मैथड A B C D E F। So we required in this relational table we have the 6 attributes, and by the way BF की मदद से हमें वो 6 attribute आ रहा है। तो closure of this BF is nothing but the R, and when we get the R with the help of this closure which is the essential attribute of this problem, तो there is a no need to calculate the another candidate key। तो now the candidate key for this question is nothing but the BF, and when we get, and by this method if you are getting a candidate key then only one candidate key is possible। I mean अगर आप इसके बारे में और भी आगे कैलकुलेट करते जाएंगे तो आप देखेंगे that will be the superset of the BF, not the subset of the BF। तो इसका मतलब है कि अगर हमें एसेंशियल की मदद से कोई कैंडिडेट की मिल गई है तो हमें आगे उसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है। कारण क्या है कि इवन अब जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारा जो होगा वो सुपर की होगा। Those who are unable to join here, better you join their YouTube। आई थिंक यहाँ 101 पे लिमिट हो गया है, आप वहाँ पे YouTube पे जा सकते हो, लिंक है आपके मेल पे, यू कैन ज्वाइन देयर। ना यहाँ पे BF हमने क्लोजर निकाल लिया है। BF का क्लोजर निकालने के बाद हमें ये पता चल गया है कि BF जो है वो हमारा कैंडिडेट की है। तो ना अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से हमने अगर यहाँ पे कैंडिडेट की ले लिया है तो अब हम आगे उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज द सुपर की फॉर दिस क्वेश्चन? तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल, बिकॉज आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्लास में कि कैसे हम सुपर की निकालेंगे। एंड सुपर की के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो BF आया है उसकी मदद से हम यहाँ पे सुपर की निकाल लेंगे। तो BF हमारा यहाँ पे CK है, दैट इज ओनली 1 CK। डोंट से कि दिस इज यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है तो 2 कैंडिडेट की है, नो, दिस कंबाइंड इज एक्टिंग एज अ CK, और बिकॉज इस प्रॉब्लम में केवल एक CK है तो यही हमारा जो की होगा यही प्राइमरी की तरह भी काम करेगा। एंड हियर द प्राइमरी की इज नथिंग बट द कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि ये 2 लोग मिलके प्राइमरी की का रोल अदा करेंगे। आई मीन रोल नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, यू कैन से रोल नंबर एंड नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी की। इन दिस प्रॉब्लम यू कैन से लाइक दैट। नाउ आई एम वांट टू कैलकुलेट द हियर सुपर की। तो सुपर की के सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेसेस बना लेती हूँ। 6 एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, तो मैंने 6 प्लेसेस बना लिए।
इस 6 प्लेसेस में 2 एट्रीब्यूट्स तो फिक्स हो गए बिकॉज कुछ भी सुपर की निकालेंगे, मिनिमम सुपर की आपकी BF होगी, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, आई मीन विच विल बी द सुपर क्लास ऑफ द BF, आई मीन BF तो उसमें होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास एक प्लेस 2 3 4 4 प्लेसेस और है। तो मैंने आपको बताया था कि रिमेनिंग एट्रीब्यूट, सपोज अगर मैंने यहाँ पे ए की बात करी तो या तो इस प्लेस पे इस चेयर पे ए हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट मीन्स 2 चांसेस है, आइदर इट कैन बी और नॉट। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस इसके हो गए, आई मीन 2 ऑप्शन इसके। तो टोटल आप कह सकते हैं कि इन दिस प्रॉब्लम 16 सुपर की विल बी द पॉसिबल बाय द फॉर्मूला, व्हाट यू कैन से, आई टोल्ड यू दैट की 2 की पावर n माइनस 1, बट n 1 तब होता है जब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, बट यहाँ पे तो 2 एट्रीब्यूट है, आई मीन A, B एंड F है। तो इंस्टेड ऑफ 1 यू विल राइट हियर 2, क्योंकि टोटल n जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, दैट इज द 6 minus 2 you will get here 2 की पावर 4, और you can say this is nothing but the 16 आंसर। तो इन दिस प्रॉब्लम आपने देखा कि यहाँ पे जो सुपर की होगी, द नंबर ऑफ सुपर की यहाँ पर जो होगी वो होगी हमारे पास 16। आई मीन मिनिमम क्या होगा, BF होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, BF के साथ आपका A हो सकता है, A के अलावा आप यहाँ पे C ले सकते हैं। तो आई मीन 3 के कॉम्बिनेशन से जितनी पॉसिबिलिटी है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 का कॉम्बिनेशन से बना के जितनी पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। ना यहाँ पर ये था कि लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि मैम अगर यहाँ पर आपने एसेंशियल की मदद से कैंडिडेट की निकाल ली, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है उसकी मदद से हम यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं बना पा रहे हैं, क्लोजर नहीं आ रहा है। इन दैट केस क्या होगा, when you are not getting the candidate key with the help of the essential attribute, then there is a chance to get more than one candidate key. Then how we will do this? Let's take the another example. यहाँ पे R लिया मैंने, R is nothing but A, B, C, D, and the functional dependence is given here, AB tends to CD and D tends to A. यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नाउ अगेन आई विल चेक व्हाट विल बी द कैंडिडेट की हियर। तो यहाँ पे हमारे पास AB है, और AB जो डिराइव कर रहा है वो C एंड D को डिराइव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो D है वो किसे कर रहा है, A को कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, B, क्योंकि यहाँ पे B पे कोई भी इनकमिंग एजेस नहीं है। तो आई विल फाइंड आउट द B प्लस, आई मीन जो एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है उसका क्लोजर हम पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए B की मदद से केवल B आएगा। B इज अनेबल टू डिराइव द फर्दर एट्रीब्यूट्स बिकॉज यहाँ पे AB का कॉम्बिनेशन CD को लाएगा। तो दैट मीन्स B इज नॉट सफिशिएंट टू गेट द कैंडिडेट की। तो आई विल ट्राई द कॉम्बिनेशन विथ B, आई मीन जो भी हम लेंगे वो B के साथ ही होगा। आई मीन रिमेनिंग व्हाट इज हियर A, देन C एंड द नेक्स्ट वन यू कैन से D। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, दैट इज अ BA, BC एंड BD। हम इनके लिए क्लोजर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ नाउ। तो हमने यहाँ पे चूज कैसे किया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। हमने B को ट्राई किया, B वॉज अनेबल टू डू दैट, तो हमने B के साथ जो बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट थे विच इज अ नॉन एसेंशियल उनको ग्रुप किया। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आया। नाउ BA के लिए ट्राई करें तो दैट इज नथिंग बट AB, और AB जो है CD को बुला रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट R, ये हो सकता है। BC के लिए हम ट्राई करें तो BC होगा, एंड BC से हमें केवल BC ही मिलेगा बिकॉज B अलोन कुछ नहीं कर पा रहा, C कुछ नहीं कर पा रहा, दैट इज नॉट पॉसिबल। BD ट्राई करते हैं। BD की मदद से अगर हम देखें तो D जो है A को ला रहा है, जब A और B है तो हमारे पास C भी आ सकता है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो R। तो यू कैन से यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया था, AB प्लस BC प्लस BD प्लस, एंड आउट ऑफ दीज 3 वी गॉट हियर 2 कीज, मतलब 2 यहाँ पर कैंडिडेट की का काम कर रहा है, दैट इज अ AB, और यू कैन से यहाँ पर मैंने BA लिखा है तो आप BA लिख लीजिए। पोजीशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता, नाम से फर्क पड़ता है, दैट मीन्स AB रखिए या BA रखिए। तो BA एंड BD इज एक्टिंग एज ए यहाँ पे CK। तो आपने देखा कि अगर हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट जो है वो सफिशिएंट नहीं है कैंडिडेट की को रिट्रीव करने के लिए, तो हम नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद लेते हैं, और जब उसकी मदद से हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहा है। दैट मीन्स BA एंड BD इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की। और एक बच्चे ने यहाँ पर मुझसे ये भी पूछा था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट की है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है,
बट यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे किसे ले सकते हैं? आप बी ए और बी डी में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, चाहे आप बी ए को बना लीजिए, चाहे यहाँ पे बी डी को बना लीजिए। तो बाकी सपोज अगर आपने बी ए को प्राइमरी की बना लिया तो उसका जो ऑल्टरनेट होगा, दैट मीन्स आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका बी डी है, बी डी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो अगर आपने बी ए को प्राइमरी की बनाया तो बी डी इज एक्टिंग एज अ ऑल्टरनेट की, अगर आपने बी डी को प्राइमरी की बनाया है तो बी ए जो होगा वो ऑल्टरनेट की का काम करेगा। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट की का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि सी के इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ प्राइमरी की एज वेल एज ऑल्टरनेट की ना। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 2 प्राइमरी की और यू कैन से 2 कैंडिडेट की आ रही है तो सुपर की कितनी होगी? द सेम फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पे किया था, अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे सुपर की को फाइंड आउट करने के लिए। तो सुपर की निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, सुपर की के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला सबसे पहले हमने बी ए को ले लिया, एंड क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडिडेट की है हमारे पास, बी ए और दूसरा है बी डी। तो अगर हम बी डी की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 एट्रीब्यूट्स है, यानी बी ए हमारे पास क्या होगा? 4 - 2, आई मीन यहाँ पे 4 प्लेसेस होंगे। तो यहाँ पे 2 तो प्लेस फिक्स हो जाएगा, दैट इज अ बी ए के लिए, बाकी 2 रिमेनिंग है तो 4 - 2 प्लेसेस हो गया। इसी तरह से बी डी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगा? 4 - 2, आई मीन ये एक सी के है और दूसरा सी के ये है। तो आपने देखा कि टोटल जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 4 - 2 प्लस 2 की पावर 4 - 2, एंड देन इन दोनों के कॉमन से क्या बनेगा? दैट मीन्स अगर आप देखिए तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर बी डी है, तो बी ए एंड डी, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन होगा, आप वेन डायग्राम से भी बात करें तो एक ये है हमारा बी ए और यहाँ पे बी डी है। तो अब इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट क्या आ रहा है? आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा दैट मीन्स बी तो है ही है, तो जो यहाँ पर आएगा कॉमन का मतलब ये 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जब तीनों एक साथ आ रहे होंगे, बी ए डी, तो उसको हमें माइनस करना है, दैट इज अ 4 की पावर -3 करेंगे, क्योंकि 3 डिफरेंट यहाँ पे मेंबर्स होंगे। आप चाहो तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के दिखा सकती हूँ कि बी ए तो फिक्स हो गया, आई मीन 1-2 प्लेस, और यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? बी ए होगा, नेक्स्ट होगा बी ए सी होगा, देन बी ए, नेक्स्ट क्या है आपका? डी होगा। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले लोगे, इधर सी हो या डी हो गया, देन आप क्या लोगे? बी ए सी डी, दोनों मिक्स होके आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। सिमिलरली यू कैन से यहाँ पे अगर हम बी डी की बात करें तो एक तो बी डी होगा, नेक्स्ट क्या होगा? बी डी सी होगा, बी डी ए होगा, एंड देन बी डी ए सी होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये कॉमन है, इसलिए ग्रीन कलर में लिखा है मैंने, ये ब्लू कलर में। तो यानी जब बी ए का हम सुपर की बना रहे थे तो ये देखिए दोनों कॉमन है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो बी डी सी, यहाँ पे बी ए सी है, बी ए डी देखिए कि ये भी कॉमन है यहाँ पर, ये और ये। तो जो कॉमन है उसे हमें माइनस करना, आई मीन जैसे सेट थ्योरी में लिखते हैं ना, जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे जो कॉमन था ये माइनस करेंगे वेन डायग्राम में, विच इज अ कॉमन बिटवीन दीज टू। आपने अलग अलग बनाया बट कॉमन लोगों को एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं हम 2 बार, तो इसको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। तो आंसर विल बी यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, दैट इज नथिंग बट 4 + 4 - 2, इट विल बी द 6, दैट इज 8 - 2, दैट इज 6। तो 6 कॉम्बिनेशन होंगे। तो टोटल यहाँ पे जो सुपर की आएगा इस प्रॉब्लम के लिए वो हमारे पास 6 आएगा। नाउ यहाँ पे आपने देखा कि जब हमारे पास एसेंशियल एट्रीब्यूट जो था वो सफिशिएंट नहीं था कैंडिडेट की को डिराइव करने के लिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट की आया वो 1 से ज़्यादा आया। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट मिलेगा ही नहीं, दैट मीन्स देयर इज अ नो एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो वहाँ पे जनरली जो बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है तो कैंडिडेट की एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप कैंडिडेट की नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल ए बी सी डी, एंड बट फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, ए बी जो है सी डी को लेके जा रहा है, ए है एंड देन डी इज नथिंग बट द बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ए बी का जो कॉम्बिनेशन है वो सी डी को डेराइव कर रहा है, एंड सी जो है वो ए को डेराइव कर रहा है, डी जो है वो बी को डेराइव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं सभी के पास इनकमिंग एजेस हैं, तो यू कैन से यहाँ पे जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है वो कितना आया, 0 आया। आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एसेंशियल एट्रीब्यूट। इन दैट केस व्हाट वी विल डू हियर, हम क्या करेंगे, सभी को चेक करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको ट्राई करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन विल टेक द टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन से। आई विल फाइंड आउट द ए क्लोजर। अगर आपने ए का क्लोजर निकाला है तो ओनली ए मिलेगा, क्योंकि ए भी सी डी को ला रहा है, ए से कुछ नहीं मिल रहा है, केवल ए मिल रहा है। अगेन आई विल ट्राई द बी, देन अगेन आई विल गेट द बी ओनली, क्योंकि आप देखिए केवल बी सफिशिएंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। सी के लिए ट्राई करेंगे तो सी के साथ आपको ए मिल जाएगा, तो सी ए, बट सी ए का कॉम्बिनेशन से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये भी हमारा क्लोजर नहीं हो पाया। देन हम डी ट्राई करेंगे, डी ट्राई करा तो हमारे पास डी है और डी जो है बी को डेराइव कर रहा है, तो डी बी पे ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो आपने देखा कि सिंगल क्लोजर, अगर हम पहले तो सिंगल से स्टार्ट करेंगे, सिंगल इज नॉट सफिशिएंट टू डेराइव द आर, हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। दैट मीन्स हमारे पास 4 है, तो हम पहले ए बी का ए बी के साथ करेंगे, देन सी के साथ करेंगे, देन डी के साथ। तो यू विल गेट हियर ए बी, ए सी, ए डी, एंड देन बी के साथ करेंगे तो बी सी, बी डी, एंड फाइनली यू विल गेट द सी डी। दैट मीन्स 6 कॉम्बिनेशन पेयरिंग में आएंगे, 4 अगर एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब आप ए बी का क्लोजर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बी और ए बी जो है सी डी को डेराइव कर रहा है, तो यू कैन से यहाँ पर हमें आर मिल गया। नाउ ट्राई फॉर द ए सी। ए सी की मदद से आप करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ए अलग है और सी अलग है। सी की मदद से बस आपका ए सी आ पाएगा, आई मीन आर नहीं मिलेगा। ए डी को ट्राई करेंगे तो ए डी, एंड डी जो है वो बी को लेके आ रहा है, तो ए बी आ गया, तो फिर आपका सी भी आ जाएगा, दिस विल बी आर। नाउ बी सी ट्राई करेंगे, ये भी आर आ जाएगा। बी डी को ट्राई करेंगे तो बी डी को अगर आप देखें यहाँ पे तो बी डी आया, और डी जो है बी को ही लेके आ रहा है, आई मीन ये भी सफिशिएंट नहीं है आर को लाने के लिए। सी डी ट्राई करोगे तो सी डी और डी जो है ए को लेके आ रहा है, सी ए को लेके आ रहा है, और डी जो है बी को लेके आ रहा है, तो ये आर हो गया। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से लोग यहाँ पर कैंडिडेट की काम करेंगे, जिस पे मैं सर्कल कर रही हूँ, दैट इज अ ए डी, जहाँ जहाँ पे आर आ रहा है, बी सी, एंड फाइनली सी डी आया। तो ये 4 यहाँ पर ऐसे हमें मिले, ए बी कॉमा ए डी कॉमा बी सी कॉमा सी डी। ये 4 हमारे पास एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनकी मदद हम ये कह सकते हैं कि दीज 4 इज एक्टिंग एज अ सी के। तो यहाँ पर हमारे पास ये सी के आ गया। अब आप कहोगे मैम केवल 2 तक क्यों रुक गए, तीसरे तक क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, और आई विल शो कि हम आगे, लेकिन इसमें जो हमारे पास कैंडिडेट की आएगा वो नंबर ऑफ कैंडिडेट की यहाँ पर जो होगा, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट की इन द गिवन प्रॉब्लम। तो यू कैन से यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 और 4 के कॉम्बिनेशन को मैंने क्यों नहीं चेक किया, आई विल टेल क्यों नहीं चेक कर रही हूँ। मैं करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर यहाँ पे आप देखिए कि क्या रीज़न है। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज करिए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आया, ए बी, ए डी, बी सी एंड सी डी। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो नहीं आया था कॉम्बिनेशन, आई मीन 6 हमने पेयरिंग का निकाला था, तो 6 में से 4 तो हमारा कैंडिडेट की हो गया था, 2 रह गए थे। वो 2 कौन से पेयर थे, ए सी, और दूसरा रह गया था बी डी, जिनकी मदद से हम आर को नहीं ला पा रहे थे। तो अब ए सी में, ए सी तो है ही है, क्या चीज़ नहीं है, दैट इज़ अ बी नहीं है, और यहाँ पर डी नहीं है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे दैट इज ए सी बी हो जाएगा तीसरे वाले के लिए, एंड दिस विल बी द ए सी डी। ठीक है, इसी तरह से बी डी हमारा नहीं आया था, तो बी डी में ए कमी थी, और इसके में सी, हम 2 ऑप्शंस हो सकते हैं बी डी जिनके साथ ज्वाइन कर सकता है, दैट इज अ बी डी ए, एंड यहाँ पे जो आएगा बी डी सी। तो यानी कि जो 3 कॉम्बिनेशन में हम किनको चेक करेंगे ये मैं बता रही हूँ, वरना आप 3 की पेयरिंग बनाएंगे तो बहुत सारी बनेगी। तो उसमें से भी हम केवल ये 4 मेजर को चेक करेंगे, क्या ये हमारे लिए कैंडिडेट की का काम करेंगे कि नहीं, ये हमें देखना है। अब आप देखें यहाँ पर ए सी बी, अगर मैंने ए सी बी लिया तो आप इसे ए बी सी भी लिख सकते हैं या ए सी बी भी लिख सकते हो। आप देखिए ए बी सी इज द सुपर की ऑफ द ए बी विच इज ऑलरेडी द कैंडिडेट की। तो आई टोल्ड कि कैंडिडेट की क्या होता है, इट इज अ मिनिमल सेट ऑफ द सुपर की। मिनिमल सेट ऑफ द सुपर की का मतलब कि अगर ए बी सी आपने चूज किया
और इससे छोटा वाला ही कैंडिडेट की तरह काम कर रहा है, तो हम ABC को कैंडिडेट की ना बोल के सुपर की बोलेंगे, बिकॉज AB is a subset of the ABC, तो there is a no need to take ABC. I mean फिर हम इसे कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे, उस टेबल के अंदर इसे कैंडिडेट की बनाना बेवकूफ़ी है। जब मेरा कम से कम चल रहा था काम, तो हम बड़े वाले को क्यों लेके चलेंगे? तो हमने देखा कि AB इसका सबसेट होने की वजह से हम इसे सुपर की तो बोल सकते हैं, बट कैंडिडेट, इसका मतलब है कि बेवजह इसे हम कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर ACD की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AD इज ऑल्सो द सुपर की। जब AD इसका पार्ट है, आई मीन इसका सबसेट क्या आ गया AD, तो इसको भी नहीं लेंगे भाई। जब तुम्हारा सबसेट एग्जिट कर रहा है विच इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन ऑल्सो। अगेन आप यहाँ पे BDA, तो अगर BDA में देखिए तो भी आपका AB सबसेट मिल रहा है जो कि कैंडिडेट की का काम कर रहा है, तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन ये सुपर की है बट आपका कैंडिडेट की नहीं होगा। इसी तरह से BDC में देखिए आप, BC इज अ सबसेट ऑफ दिस, और BC इसका कैंडिडेट की ऑलरेडी यहाँ पर है, जिसे हम एज्यूम नहीं कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो 3 के पेयरिंग हमने करे वो इन्हीं 4 में से किसी ना किसी का सुपर सेट है, और वो सुपर सेट सुपर की कहलाएगा, वो कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा। तो दैट इज द रीजन इस क्वेश्चन में केवल हम ये कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ CK क्या है, दैट इज नथिंग बट 4। अब हमारे पास CK 4 आ गया है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा सुपर की कितना होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की निकला है, तो लंबा होगा। फॉर्मूले को अगर माइंड में रखोगे तो कोई लंबा नहीं है, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नाउ आई विल राइट हियर कि अब देखिए यहाँ पे 4 लोग हैं, AB BC CD, तो हम यहाँ पे देखें कैंडिडेट की क्या, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। AB का निकालोगे 4 प्लेसेस हैं, 4 में से 2 फिक्स हो गए हैं, तो 2 ही है, तो दैट इज 2 की पावर 4 - 2 1 होगा इसके लिए। फिर AD के लिए आप बनाओगे 4 - 2, देन BC के लिए बनाओगे 4 - 2, देन अगेन आप CD के लिए बनाओगे यहाँ पर दैट इज यू कैन से यहाँ पे 2 की पावर 4 - 2। देन अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप देखो यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन होगा, पहले आप AB का AD के साथ लोगे, देन फिर आई मीन यहाँ पे कितने बार इंटरसेक्शन अगर आप करोगे तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। AB का AD के साथ लोगे, देन AB का BC के साथ लोगे, देन CD के साथ लोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 6 टाइम इंटरसेक्शन आएगा। तो मैं उसे मल्टीप्लाई करके लिख दे रही हूँ यहाँ पे, 6 टाइम इंटरसेक्शन आएगा जब 2-2 के पेयरिंग में। अभी मैंने आपको बताया था कि तो अभी 2 CK उठाओगे तो 1 इंटरसेक्शन आएगा, फिर AD का BC के साथ, फिर BC का CD के साथ, देन अगेन CD का AB के साथ, तो आप देखोगे 6 कॉम्बिनेशन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -6 टाइम ऑफ 2 की पावर। 2 की पावर कितना होगा यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं 1 को ले लेते हैं। यहाँ पर आपने AB एंड AD को लिया, तो आप देखिए A तो कॉमन है दोनों में, यानी कितने डिफरेंट कीज आए A, B एंड D, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 - 3, तो 6 टाइम 2 की पावर 4 - 3 आया। अब आपने देखिए 2-2 का इंटरसेक्शन लिया, देन आप क्या करोगे, 3-3 का इंटरसेक्शन लोगे। 3 का इंटरसेक्शन लोगे तो अब यहाँ पे जो कीज हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे A1, A2 एंड A3, A4 किया, मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। ये 3 एक साथ हो जाएगा, जब आपने 3 निकाल लिया फिर ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे इन 3 को एक साथ लोगे, ठीक है। आई मीन पहले आपने A1 को A2 A3 के साथ लिया, देन A1 को आप लोगे A3 एंड A4 के साथ, तो 2 कॉम्बिनेशन हो गए। इसी तरह से A2 को उठाओगे तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, दैट मीन्स +1 टाइम और हो गया। फिर आपने A3 A4 को लोगे और A1 के साथ नहीं, ऑलरेडी हमने ले लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देखिए 3 कॉम्बिनेशन होगा, तो ये हो जाएगा +3 टाइम्स। अब इसमें देखिए 3-3 को कॉमन ले रहे हैं हम, तो AB AD एंड BC। AD तो यहाँ पे देखिए एक तो A आया, B आया, C आया और D, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब आप सोचोगे मैडम ने यहाँ माइनस की जगह प्लस क्यों लगाया, ये आपने वेन डायग्राम में पढ़ा होगा कि ये वाला आई मीन सिंगल वाला, देन माइनस ये करा, देन नेक्स्ट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा आपका प्लस आएगा, देन अगला बार जो आएगा वो माइनस आएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ द 2 की पावर 4 - 4 - 4 इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि आप देखिए 3 के कॉम्बिनेशन में A B D C चारों आ गए यहाँ पर, तो दिस इज द रीजन यहाँ पर
आपका यहाँ पे ये आ जाएगा +3 × 2⁴ - 4। तो यानी कि जब हमने 4 को ले लिया और फिर आप देखिए लास्ट में क्या होगा, ये जो 4 है 4 के चारों आएंगे तो -1 टाइम ही आएगा जब चारों एट्रीब्यूट एक साथ होंगे। अभी तो हमने इन 4 की मदद से 3 के कॉम्बिनेशन बनाए थे तो 3 टाइम्स मुझे मिला। नाउ अब आप क्या करोगे, माइनस वो 4 एक साथ होगा तो 2 की पावर क्या होगा, 4 की पावर 4 - 4। आई मीन ये आ गया, ये 3 की ग्रुपिंग के है और ये अकेला 4। आई मीन जब चारों कैंडिडेट की एक साथ है तो फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4 + 4 + 4 + 4 -6 टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 1 होगा। देन इट विल बी देन +3 टाइम्स 2 की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा तो दैट मीन्स 3 आ जाएगा, माइनस ये भी 2 की पावर 0 दैट इज़ 1। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 16 - 12 + 3 - 1। तो आप यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 + 3 7 7 - 1 दैट इज़ नथिंग बट 6 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बाय दिस मेथड आप यहाँ पे सुपर की निकालोगे तो 6 सुपर कीज आएंगी। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। कि आप सोच रहे हो कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नाउ दिस इज द हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैंडिडेट की एज वेल एज द सुपर की। नाउ अब हमें ये पता चल गया है कि सुपर की और कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। नाउ कम टू द नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमें ये चीजें पता होंगी तभी हम वहां पे नॉर्मलाइजेशन कर पाएंगे। नाउ द कॉन्सेप्ट इज नॉर्मलाइजेशन हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। आई मीन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट टू रिड्यूस द रिडंडेंसी अवेलेबल इन द टेबल। आई मीन जो रिपीटेड डेटा है उसको इलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नई चीज भी आप देखोगे, इलिमिनेट द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन प्रॉब्लम, अपडेट, डिलीशन, एनोमलाइज। एनोमलाइज का मतलब होता है प्रॉब्लम और स्पेशल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। कि जैसे मैंने एक बच्चे ने मुझसे पहली क्लास में पूछा था कि आई मीन डिस्कशन क्लास में कि अगर वहाँ पे फॉरेन की से रिलेटेड है, सपोज अगर हम यहाँ पे एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर करते हैं, आई मीन उसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, आपके इन्फॉर्मेशन के साथ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भी है, और सपोज एक्स कॉलेज है, एक एक्स कॉलेज है जिसमें केवल एक ही स्टूडेंट है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उस स्टूडेंट को डिलीट कर दें। अगर हम उस स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, सॉरी स्टूडेंट को नहीं, सपोज करो अगर मुझे वो एक बच्चा है एक कॉलेज में तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका खर्चा ज़्यादा, एंड दैट फेलो वांट्स टू क्लोज द कॉलेज। तो उसने ट्राई किया कि मुझे अपना कॉलेज बंद करना। अगर वो अपना डेटा डिलीट करता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, वो स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो जाएगा जो कि उस कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उसको करना क्या है कि वो उस डेटा को उठा के कहीं और शिफ्ट करे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपने डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसे कहते हैं डिलीशन प्रॉब्लम। ऑन डिलीटिंग दिस डेटा ऑटोमेटिक आपका वो स्टूडेंट का डेटा भी गायब हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द डिलीशन। जबकि हमें स्टूडेंट का डेटा नहीं डिलीट करना था, केवल कॉलेज का इन्फॉर्मेशन डिलीट करना था, क्योंकि स्टूडेंट को हम कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे। इसी का अगर हम रिवर्स बात करें कि सपोज करो यहाँ पर कि इस कॉलेज में एक बच्चा है और आप चाहते हो कि अरे यहाँ पे क्या है कि मुझे नहीं चाहिए एक बच्चे का इन्फॉर्मेशन, तो वो हटाना चाह रहा है एक स्टूडेंट का डेटा हटाने की वजह से, क्योंकि वो स्टूडेंट का डेटा के सामने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है। व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीट दैट स्टूडेंट डेटा, ऑटोमेटिक वो कॉलेज का भी, जबकि कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, भले उसमें कोई बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, जब तक यूनिवर्सिटी उसे क्लोजअप नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑन डिलीटिंग वन पर्टिकुलर डेटा एंड यू आर ट्राइंग टू डिलीट समथिंग, और उसके साथ साथ आपने एक्स्ट्रा डेटा भी डिलीट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द डिलीशन एनोमलाइज। क्योंकि ये आपका कारण क्या हुआ, क्योंकि आपने दोनों डेटा एक ही टेबल में रखा हुआ था। इसी तरह से इंसर्ट के केस में अगर हम बात करें कि आपको केवल स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना था, बट अन्य अभी क्योंकि स्टूडेंट, सपोज करो स्टूडेंट है ही नहीं उस कॉलेज में, आपको एक नया कॉलेज यहाँ पे आया है, KTU में जुड़ना है, तो अब क्या है, क्योंकि आपको कॉलेज का इन्फॉर्मेशन भरना है बट आपके पास स्टूडेंट का डेटा नहीं, तो आप तो एंट्री नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उस टेबल में स्टूडेंट प्लस कॉलेज का डेटा है। तो जब तक आपके पास स्टूडेंट का डेटा नहीं तो आप कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भर नहीं पाओगे। तो इसे कहते हैं इंसर्ट एनोमलाइज, क्योंकि जब तक दूसरा डेटा अवेलेबल नहीं आप भर नहीं पा रहे। तो हम क्या करें, इन दोनों टेबल को अगर अलग अलग रखें और दोनों को लिंकअप कर दें किसी तरह से, तो हम वहां पे कहेंगे कि हम कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कॉलेज का रखें,
स्टूडेंट का डेटा में स्टूडेंट को रखें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिमूव करना ही कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। इसी तरह से अपडेट के केस में अगर आपको बार बार अगर मुझे कॉलेज का एड्रेस बदलना, सपोज एक कॉलेज के अंदर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के सामने बार बार उसका कॉलेज का नाम कोड आ रहा है, आपको सिर्फ कॉलेज का कोड या कॉलेज का एड्रेस बदलना है कि अभी वो ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद, अननेसेसरी आपको 100 टाइम्स उसे अपडेट करना होगा। अगर ऑपरेटर एक जगह अपडेट करना भूल गया तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे करप्ट हो गई, गलत हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट द टू ब्रेक द, अगर मेरी भाषा में अगर आप बात करोगे सिंपल सी लैंग्वेज में, टू ब्रेकिंग द बिगर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। आई ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट, मैं बुक इस लैंग्वेज की बात नहीं करती। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ रूल टू डिवाइड द लार्जर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल। और जब आपने स्मॉलर टेबल में डिवाइड कर दिया तो उसका मतलब है कि उन टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि आप 2 या 4 टेबल के डेटा को एक साथ रिट्रीव कर पाए। कॉलेज, स्टूडेंट, फीस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट दैट। तो दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हियर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आई मीन नॉर्मलाइजेशन में भी बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो 6 नॉर्मल फॉर्म्स होता है। जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट होगा वो 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल फॉर्म पढ़ेगा, बट जो यहाँ पर आपको कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो यहाँ पे केवल आपको 3 नॉर्मल फॉर्म्स तक ही बताऊंगी, क्योंकि जो हम कंपनी में प्रैक्टिकली यूज करते हैं वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वेरी हाई लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन यूज के। तो वो प्रैक्टिकल उसमें सिनेरियो में मतलब उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, जब बिग डेटा वगैरह का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी आपको जो पढ़ना है वो केवल 3rd नॉर्मल फॉर्म तक। तो ना यहाँ पे रिडंडेंसी की अगर हम बात करें कि रिडंडेंसी क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम, क्योंकि इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम है और उसका क्लास है। तो ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर 2 की बात करें तो ये डेटा रिपीट हो रहा है, दैट इज अ रोल नंबर 2, उसका नाम बी है और जो सेक्शन है उसका क्लास है वो है CS है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है, 2 बार एक ही स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। ये छोटी सी टेबल है तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बट यहाँ पे हम जब डेटाबेस की बात करते हैं कि पूरे के पूरे कंपनी का इंफॉर्मेशन है, कॉलेज में यहाँ पे देखिए 5000 स्टूडेंट है, अगर 10 स्टूडेंट का भी डेटा रिपीट हुआ तो इसका मतलब है कि रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है। तो रिडंडेंसी को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका रोल क्या है। हम क्या करें, इस रोल नंबर को हम क्या बना दें, प्राइमरी की। अगर रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया तो ये रिपीटेड रोल नंबर को एंटर ही नहीं करने देगा। दैट मीन्स इसमें से ये एक बार स्टूडेंट के डेटा को कट कर देगा, केवल जब भी आप इंसर्ट करोगे वो इंसर्शन के टाइम पे ही बोल देगा दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई टू इंसर्ट द समथिंग न्यू विच इज नॉट पॉसिबल हियर। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वो इंसर्ट ही नहीं करने देगा, तो इसे बोलते हैं रो लेवल रिडंडेंसी, क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट टेबल हम लेते हैं, नाउ यहाँ पे देखिए सेम ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिडंडेंसी अगेन देखते हैं यहाँ पे इस टेबल में देखिए यहाँ पे क्या सारे रोल नंबर, आपने इसे तो प्राइमरी की बना दिया, अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग यहाँ इसे तो हमने प्राइमरी की बना दिया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स एक स्टूडेंट की एंट्री केवल एक ही बार, ये स्टूडेंट की एंट्री यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो डेटा है रिपीटेड नहीं है, आई मीन 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर है और आप देख रहे हो ऑब्वियस सी बात है एक कई बच्चे एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं, CS में है, नाम भी रिपीट हो सकता है, बट रोल नंबर आप देखिए सभी का सेपरेट है। आपको लग रहा है कि यस मैंने बहुत अच्छा डेटा बनाया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रिडंडेंसी की, बट है प्रॉब्लम। कारण क्या, हर स्टूडेंट के सामने आपने स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका कॉलेज का एड्रेस डाला। तो आप देखिए सारा बच्चा यहाँ पे 128 में पढ़ रहा है, दैट मीन्स GLB ITM में पढ़ रहा है। तो आप देखिए ये वाला जो ह्यूज डेटा आपको दिख रहा है ये पूरा रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने हार्ड डिस्क का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो अननेसेसरी रिपीटेड डेटा के साथ। अभी तो आपको ये 6 डेटा दिख रहा है और लग रहा है कि थोड़ा सा ही तो स्पेस लेगा, ज़्यादा नहीं है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस ऑलवेज थिंक अबाउट द ह्यूज, लाइक रेलवे का डेटा आपका कह लीजिए या किसी भी जितने भी डेटा आप सोच सकते हो, एम्प्लॉय का, एयरपोर्ट का,
जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सारा का सारा डेटा। तो जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो आप हर स्टूडेंट के सामने आप यहाँ पे, तो हम क्या करें यहाँ पे जो रिपीटेड है कि इस चीज को हम कट कर दें। हम अगर पूरा इन्फॉर्मेशन देखिए, कुछ पार्ट क्या करें, हम यहाँ से इस वाले पार्ट को, कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन को एक अलग टेबल में डालें और यहाँ पे केवल कॉलेज कोड स्टूडेंट के नाम के सामने डाल दें। व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ 128, आप 128 की मदद से जाएं और उस कॉलेज टेबल में देख सकते हैं कि 120 का नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है। तो इस तरह से हम टेबल को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए टेबल ब्रेक हो गया। आई मीन एक कॉलेज टेबल बन गई, दूसरी यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बन गई। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो रिपीटेड डेटा था, मैंने ये नहीं कहा कि आप 100% रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है 128 रिपीट हो रहा है, बट आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस, यहाँ पे नेम जो है उसका साइज 30 बाइट का रखा हो, एड्रेस का भी मान लीजिए 30 रखा था, एटलीस्ट ये तो आपने सेव कर दिया ना। हर स्टूडेंट के सामने 60 बाइट्स बचा रहे हैं ना, केवल 3 बाइट आप रिपीट कर रहे हैं, 60 में से 3 बहुत नॉमिनल है, दैट मीन्स 128 अगर बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज ओके, क्योंकि ये छोटा सा क्वांटिटी आपका रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसी की मदद से। तो यहाँ पर इस टेबल में ये जो कॉलेज कोड होगा ये प्राइमरी होगा, और यहाँ पर जो सेकेंड टेबल में हमने कॉलेज कोड लिया, नेम एंड द डेटा टाइप मस्ट बी सेम इन दिस व्हेन वी आर क्रिएटिंग द फॉरेन की। तो फॉरेन की मैंने इसीलिए वहां पर इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वहां पे फॉरेन की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आई मीन प्रैक्टिकली अगर मैं निकालूं वो तभी होता है जब हम दो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दो टेबल है उनके बीच का रिलेशन। आई मीन फॉरेन की केवल 2 और 2 से बीच के लोगों के बीच का एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए की है कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी, वो फॉरेन की डिफाइन करेगा। तो इसे प्रैक्टिकली देखेंगे एसक्यूएल में कि कैसे हम फॉरेन की को डिफाइन करेंगे, कैसे हम प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे। ऑलरेडी वी लर्न दैट कैंडिडेट की, सुपर की, ऑल्टरनेट की, सैरोगेट की, बहुत सारी कीज हमने पढ़ी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि केवल हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की को ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? की से बना था हमारे पास सुपर की से कैंडिडेट की से हमारे पास प्राइमरी की जो होता है वो डेटाबेस डिजाइनर ही चूज करता है कि किस कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की रखेंगे। तो ये हमारा देखिए टेबल को फ्रैगमेंट किया और इससे हमने रिडंडेंसी को कम किया। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। अगर हमारे पास ये टेबल है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? बिफोर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी टाइप्स के हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, BCNF बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, 4th NF, 5th NF एंड 6th NF। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि जो डेटा होगा हमारा वो कोई भी टेबल है, जो आपकी पहली टेबल थी, आई मीन जो मैंने यहाँ पर अभी ये दिखाया था वो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था। दिस वन इज ऑल्सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये भी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था जिसमें आपने सारा डेटा रखा था, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि जो भी डेटा हमारे पास टेबल में है वो क्या होना चाहिए? एटॉमिक होना चाहिए। आई मीन सिंगल वैल्यू। आप देखिए हर एक सेल जो है सिंगल वैल्यू को रख रहा है, कहीं पे भी रिपीटेड नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना दूं और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट का फोन नंबर, तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 जो है यहाँ पे 73097 का नंबर है, उसी तरह से उसके पास 94 का नंबर है। इस सेल में मैंने 2 नंबर डाले और यहाँ पर मैंने एक ही नंबर डाला, मान लीजिए 78 डाला, यहाँ पे मैंने 73 डाला, 74 डाला। इस तरह से आप देख रहे हैं बाकी सारे सेल में जो है 1 नंबर है, बट ये फर्स्ट रोल नंबर के पास 2 फोन नंबर था और आपने यहाँ डाल दिया, विच इज नॉट अलाउड इन द डेटाबेस। डेटाबेस ये कहता है कि जितनी भी सेल्स होंगी, आपने जो टेबल्स बनाए, टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, क्लास वगैरह जो आपने डाला ये एट्रीब्यूट है, ये रिकॉर्ड है। हर एक रिकॉर्ड में, हर एक सेल में जो होगा वो केवल सिंगल वैल्यू को कंटेन कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन नहीं कर सकता। अगर मल्टी वैल्यू है तो उसको हम दूसरी टेबल में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा जो हमारा डेटा था वो सिंगल था, तो हम कह सकते हैं दिस गिवन टेबल इज इन द फर्स्ट NF। फर्स्ट NF कहता है कि हर एक सेल एटॉमिक वैल्यू को कंटेन करेगा। एटॉमिक का मतलब सिंगल वैल्यू को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं थी, तो दैट इज द रीजन इट इज इन द 1 NF। नाउ डेफिनेशन क्या कहती है 1 NF की, कि यहाँ पे देखिए इफ टेबल कंटेन्स अ कंपोजिट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इट वायलेट्स द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फोन नंबर है स्टूडेंट का, या एम्प्लॉय का हमने ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है,
this cell containing 2 phone numbers. Again this cell is containing 2 phone number, so that's why it is not in the first NF. अगर ये first NF है तो जैसे ये बाकी सारे cells हैं सिंगल सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो due to these two cells it is not in the first NF. Each attribute must be contain atomic value. Atomicity means value is stable, should not be further divided. I mean यहाँ पर ये जो atomic की बात कर रहे हैं तो इसका अब देखिए ये further divide हो गया, आपने 2 रखा है तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का रोल ID लिया, फिर उसका नाम लिया, फिर उसका यहाँ पे एक फ़ोन नंबर, फिर ये करा, तो दिस मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई केवल एक वैल्यू रखेगा एक सेल में, एक से ज़्यादा नहीं होगा. तो नाउ इसको हम फर्स्ट नॉर्मल में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस डेटा को रिपीट कर दिया आपने. यहाँ पे देखिए ये वाला जो रोल नंबर था, एम्प्लॉय आईडी थी, ये देखिए 2 बार आ गया और उसको अलग अलग कर दिया. I mean 2 बार उसकी एंट्री कर दी. अब यहाँ पे आप कहोगे जब हमने 2 बार एंट्री कर दी थी ये तो प्राइमरी की नहीं हुई. बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आप आईडी रिपीट कर रहे हो. तो मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने के लिए आपकी टेबल में प्राइमरी की हो. अभी हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि जो भी टेबल आपने बनाई, जितनी बड़ी आपको बनानी है बनाइए, बट उसमें जो वैल्यूज रखनी है वो उसमें कंपोजिट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. एवरी सेल मस्ट कंटेन ओनली द सिंगल वैल्यू. तो आपने देखा कि इसको 2 बार एंट्री करी एलेक्स को, और यहाँ पर एक बार उसका फोन नंबर लिखा, दूसरी बार इसे लास्ट वाले को देखो डेविड को 2 बार आपने एंट्री करी, दोनों को अलग अलग कर दिया. तो नाउ दिस टेबल इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द प्राइमरी की, सेकेंडरी की, नथिंग्स. हम सिर्फ डेटा को उठा के टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं, और अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि उसमें मल्टी वैल्यू एंड कंपोजिट वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या है वो देखते हैं. ना जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है वो ये कहता है कि हमारा जो टेबल होना चाहिए वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए. दैट मीन्स एवरी सेल मस्ट कंटेन द सिंगल वैल्यू, और यू कैन से एटॉमिक वैल्यू. दूसरी बात यहाँ डेफिनेशन में आती है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट. एंड पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है वो चलो यहाँ पर देखते हैं कि पार्शियल का मतलब क्या होता है. केवल ये जो बोर्ड पे सामने मैंने लिख रखा, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है. तो आई विल टेल कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है. इसके लिए आपको 2NF की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आई विल टेक वन एग्जाम्पल हियर. सपोज यहां पे मैंने लिया R A B C D. दैट्स द रीजन आई टोल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड CK वगैरह, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा सेकेंड NF से हमें. तो आप देखिए यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है AB टेंस टू D है एंड B टेंस टू जो है हमारे पास C है. अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे. बिना कैंडिडेट की के तो हम कुछ काम ही नहीं कर सकते नॉर्मलाइजेशन में. तो AB जो जा रहा है वो D के पास जा रहा है, एंड देन हमारा जो B है वो C के पास जा रहा है. तो आपने देखा एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या आ जाएगा, हमारा AB आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द AB का क्लोजर लिया तो AB एंड D आ गया, क्योंकि D ये रिट्राइव का, और B जो है C को बुला रहा है. तो आप कह सकते हैं कि जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है वही हमारा R है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AB इज नथिंग बट द CK. जब हमें CK मिल गया तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. व्हेन वी गेट द CK, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है. नाउ प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब क्या है. यहाँ पे AB अभी हमने चेक करा कि वो CK आ गया. तो प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो CK के पार्ट होते हैं. दैट मीन्स यू कैन से यहाँ पर A और B जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है. प्राइम एट्रीब्यूट. अब यहाँ पे दूसरा चीज है कि नॉन प्राइम क्या है. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास AB के अलावा जो रिमेनिंग है दैट इज अ C एंड D जो है वो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो अब यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा टेंस टू बीटा की बात कर रहे हैं. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो 2NF का है वो ये कहता है रूल कि इसमें जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए. फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट का मतलब है कि नॉन प्राइम
attribute must be fully dependent on key attribute और यू कैन से CK और यू कैन से प्राइमरी की, क्योंकि तीनों चीज एक ही है। की एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने क्या निकाला, दैट इज AB। कहीं पे बुक में की एट्रीब्यूट लिखा होता है, कहीं इसे CK लिखा होता है, कहीं प्राइमरी की लिखा होता है, क्योंकि फाइनली हम जो भी CK फाइंड आउट करते हैं उसी को प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए AB टेंड्स टू D। AB हमारा क्या आया था, कैंडिडेट की, और D जो आया था वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके पास C एंड D है, तो आप देख रहे हैं कि D जो है वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइम नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप कह सकते कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइम की अगर हम बात करेंगे तो A अलग एक प्राइम एट्रीब्यूट है, B एक अलग प्राइम एट्रीब्यूट है। एंड वाई इट इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द प्राइम एट्रीब्यूट। तो आप कह सकते हैं कि A B बिलोंग्स टू द AB, दैट इज द रीजन A और B जो है प्राइम है, और C एंड D डज नॉट बिलोंग्स टू AB, दैट्स द रीजन C एंड D जो है वो नॉन प्राइम है। आप कैसे भी समझ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसको दूसरा डेफिनेशन भी कुछ तो आप ये कहोगे कि जो भी नॉन प्राइम, तो आप देखिए यहाँ पे D एंड C जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था। यहाँ पे जो C है, यहाँ पे जो C है हमारे पास, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और वो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो B के ऊपर डिपेंडेंट है, और B जो है वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये कहलाएगा आपका पार्शियल डिपेंडेंट। ये यहाँ पे जो होगा आपका पार्शियल है, दैट इज ये पार्शियल डिपेंडेंसी हुई। पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों हुई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B टेंड्स टू C में B एक प्राइम एट्रीब्यूट है, एंड B इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या आई थी इस प्रॉब्लम की, AB आई थी। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारा जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को रिट्रीव कर रहा है, साथ ही साथ वो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, वो कैंडिडेट की का पार्ट है। आई मीन D वाले में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि D तो हमारा नॉन प्राइम है, लेकिन AB जो था वो कैंडिडेट की है। आई मीन ये A और B मिल के कैंडिडेट की का रोल अदा कर रहे हैं, ना कि केवल B या ना कि केवल A। तो यहाँ पे केवल B अकेला जो है वो C की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस प्रॉब्लम। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसे बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, और यू कैन से पार्शियल डिपेंडेंसी इज नथिंग, पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो पार्शियली की के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम का जो की है वो AB है, उसके टुकड़े के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। वो तो ठीक है, जो राइट हैंड साइड की कंडीशन की थी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो होना चाहिए वो की पे डिपेंड होना चाहिए, वो सही है कि की पे डिपेंडेंट है। आपको लग रहा है प्राइम है तो वो डिपेंडेंट है, नहीं, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, केवल उसके एक पार्ट के ऊपर है, क्योंकि की जो है हमारा वो AB है, ना कि केवल B है, ना कि केवल A है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये है, तो हम ये कहेंगे कि द गिवन प्रॉब्लम नॉट इन द 2NF। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। तो आप डेफिनेशन में आप 2NF के ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है अगर वो पार्शियल डिपेंडेंट है, पार्शियल डिपेंडेंसी अगर किसी प्रॉब्लम में एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो 2NF में नहीं है। तो देयर मस्ट नॉट बी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यानी कि 2NF की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर, तो 2NF होने के लिए तो पहली कंडीशन क्या है कि वो 1NF में हो, एंड दूसरी कंडीशन क्या, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। आई मीन पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं डेफिनेशन में कि 1NF होना चाहिए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट का मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो हमेशा की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पार्शियल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी रिमेंबर रखो। आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि देयर मस्ट नॉट बी द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो क्योंकि ये यहाँ पर आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम था वो 2NF में नहीं था। अगर ये 2NF में नहीं है तो क्या हम इसे 2NF में बना सकते हैं, अक्सर प्रॉब्लम में ये पूछा जाता है, क्योंकि यही हमारा एक्चुअली बेसिकली डेटाबेस में जब आप डिज़ाइन करते हो
तो हमें यही काम करना है कि हमने पहले चेक किया कि भैया जो टेबल गिवन है वो क्या 2NF में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बनाओ 2NF में, आई मीन उस टेबल को 2NF में लेके आओ। आई एम राइटिंग अगेन यहाँ पे AB टेंड्स टू D एंड दिस वन इज द B टेंड्स टू C। तो आपने देखा कि ये तो ठीक था, आई मीन ये की हमारा एट्रीब्यूट AB था तो वो सही है, बट सेकंड वाला प्रॉब्लम कर रहा था। इसके सामने मैंने लिखा PD। अब इसे डिकम्पोज कैसे करें, अगर ये 1NF में है और 2NF में नहीं है, मैंने कहा ये 2NF में नहीं है, तो इसको 2NF में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट की AB आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस R को हमने तोड़ा क्योंकि यहाँ पे दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दैट इज अ B। तो किस में प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ पर मैंने PD लिखा है उसको सबसे पहले लेंगे। आई एम राइटिंग हियर R1, इसको तोड़ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा मैंने BC, यानी कि इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो B टेंड्स टू C है। दूसरी जो टेबल मैं लूंगी दैट इज नथिंग बट द R2, और उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे ABD। ABD क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं AB टेंड्स टू D को, दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी, दोनों को अलग कर दिया क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही थी। ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो पार्शियल प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, पार्शियल की के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसे अलग कर दिया। नाउ यहाँ पर R तो नहीं था 2NF में, नाउ R1 एंड R2 जो है वो अब 2NF में आ गया। आई मीन अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक को आप पेरेंट टेबल बना सकते हो और एक को चाइल्ड। अब जैसे इस वाली टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो की आया था वो AB आया था, आई मीन कैंडिडेट की। अब देखिए R1 R2 में एक यहाँ पर दोनों में से किसी एक टेबल में आपका जो की है वो कवर होना चाहिए। यहाँ का जो की था वो AB था, तो R2 में की एट्रीब्यूट कवर हो रही है। यहाँ पे आप देखिए AB एक साथ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसे आप प्राइमरी ले सकते हो, आप इसे ले सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे AB जो है वो प्राइमरी की होगा और D जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो इस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे B जो है एज अ की एट्रीब्यूट का काम करेगा, और ये यहाँ पर C जो है उसके, क्योंकि अब इनसे कोई लेना, R एक अलग टेबल है, R2 एक अलग टेबल है, ये दोनों मिलके यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये अकेला प्राइमरी की तरह काम करेगा, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, कॉलेज टेबल, आप ऐसा सोच सकते हो। तो यहाँ पे R1 और R2 अलग अलग अपने आप में 2NF है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ये B अगर प्राइमरी एट्रीब्यूट या की एट्रीब्यूट है तो C उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी करेक्ट हो गया। आई मीन देयर इज अ नो PD। इसी तरह से D जो है AB के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे AB जो है प्राइमरी है और D जो है वो नॉन प्राइम है, तो यहाँ पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो दैट्स द रीजन नाउ दिस टेबल इज इन, यानी कि R1 एंड R2 टेबल जो है, जो हमने दो टेबल बनाई, ये अब 2NF में, दोनों टेबल अपने अपने आप में 2NF में है। आई मीन R1 अलग एक 2NF है और R2 एक अलग 2NF टेबल है। हाँ, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बनाना है तो आप एक को प्राइमरी दूसरे को फॉरेन की वहां पर डिफाइन कर सकते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर कि हम अगर हमारी जो टेबल है वो 2NF में नहीं है तो हम उसे 2NF में कैसे बना सकते हैं। And let's take one more example, then you will get the understand कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे। कि इस तरह के, ऐसा नहीं कि जो अभी मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया और आपने वहाँ पे बना लिया। यहाँ पर एक और मैं टेबल ले रही हूँ A B C D and E। Now AB tends to C and D tends to E। यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है and first we have to find out the candidate की। तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए यहाँ AB जो है वो जा रहा है C पे एंड देन D को हमने लिया वो E पे जा रहा है। तो आप देखिए एसेंशियल एट्रीब्यूट ABD आ गया, दैट मीन्स ABD का हम क्लोजर निकालते हैं। ABD का अगर हम क्लोजर निकालते हैं तो ABD तो आएगा ही आएगा। AB जो है C को बुला लेगा और D जो है वो E को बुला लेगा। दैट मीन्स वी कैन टेक हियर ABD एज अ कैंडिडेट की, क्योंकि हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट था उसकी मदद से ही हमें CK मिल गया है। तो अब हम आगे कोई CK ढूंढेंगे नहीं। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर हमारा ABD आ गया CK तो आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर एनी अदर कैंडिडेट की। तो अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की हमारा ABD है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, A B एंड D जो है वो प्राइम हो जाएगा। तो नॉन प्राइम हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ C एंड E। C एंड E जो हो जाएगा वो नॉन प्राइम होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है वो क्या ABD पे डिपेंडेंट है। आप देखिए C जो है हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है।
नॉन प्राइम है, लेकिन ये देखिए किस पे डिपेंडेंट है, ए बी पे है, बट हमारा जो कैंडिडेट की था वो था ए बी डी, दैट मीन्स ये ए बी डी का पार्ट है। यू कैन से यहाँ पर ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी डी। तो इसका मतलब जो ए बी है वो कैंडिडेट की नहीं है बल्कि कैंडिडेट की का पार्ट है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी पार्शियल डिपेंडेंसी, ये फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। सी इज नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ए बी डी, बल्कि उसके पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं इसे पी डी बोलूंगी। नाउ अगेन आप देखिए ई एक क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये नॉन प्राइम है तो इसको डिपेंड होना था किसके ऊपर, प्राइम के ऊपर, बट ये तो डी के ऊपर डिपेंडेंट है, और डी जो है वो प्राइम तो है बट डी इज नॉट द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है हमारा ए बी डी, तो बट डी उसका पार्ट है, दैट मीन्स अगेन दिस वन इज ऑल्सो द पी डी, दैट मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि ये टेबल 2NF में है? नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट NF में तो है, हम मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट NF में है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी एटॉमिक वैल्यू को ले रखे हैं, बट ये 2NF में नहीं है। रीजन आपके सामने है कि यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण हम इसे 2NF में नहीं बोल सकते। अगर ये 2NF में नहीं है तो क्या हम बना सकते हैं अपनी टेबल को 2NF में? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको अगेन डीकम्पोज करेंगे, जिसको मैंने कहा था कि बड़ी टेबल को छोटे टेबल में डिवाइड करना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारी थी ए बी डी, अब यहाँ पे ये कैंडिडेट की नहीं है, तो हम कितनी टेबल बनेगी, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ मेनी टेबल्स वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इन दिस प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से 3 है, और आपको सामने नजर आ रहा होगा 2, कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पे 3 क्यों बोला मैंने, यहाँ पर देखिए एक टेबल तो आप कहोगे जहां जहां पार्शियल डिपेंडेंसी है वो एक टेबल बन जाएगी। R1 में आ जाएगा आपका ए बी सी, और ए बी की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट इज नथिंग बट द ए बी टेंड्स टू सी। दूसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट मीन्स पी डी प्रॉब्लम हमें नजर आई, मैंने उसको भी अलग कर दिया, दैट इज अ डी ई, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है डी टेंड्स टू ई। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट की था वो ए बी डी था। ये जो R1 और R2 मैंने बनाया, इन दोनों टेबल में जो ओरिजिनल रिलेशन था R, उसका कैंडिडेट की कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आई मीन ये ए बी डी एक साथ कहीं पे नहीं है। यहाँ ए बी डी में से केवल ए बी प्रेजेंट है, और ये इस वाली टेबल में अगर आप देखिए तो ए बी डी में से केवल डी प्रेजेंट है, एक साथ ए बी डी कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जितनी पी डी है उतनी तो टेबल बनेगी, एक टेबल आपको और बनानी पड़ेगी विच कंटेन्स द कैंडिडेट की ऑफ द R, दैट इज नथिंग बट द R3। हम यहाँ पर लेंगे, एक तीसरी टेबल बनाएंगे विच कंटेन्स ए बी डी। अब आप देख रहे होगे कि ए बी डी तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट यहाँ पे तो कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, नो प्रॉब्लम। दीज 3 कंबाइंड, जैसे मैंने आपको ER डायग्राम में बताया था कि रिलेशन जो होगा R1 R2 की टेबल और फिर उन दोनों का मिला के जो एक रिलेशन की टेबल बनती थी, रिलेशनशिप की टेबल सॉरी बनती थी, वो क्या होता था, इसका की एट्रीब्यूट, इसका की एट्रीब्यूट क्या है डी, इसका की एट्रीब्यूट क्या है ए बी, इन दोनों को मिला के एक तीसरी टेबल बनाते थे जो रिलेशनशिप, वो यहाँ पर ये तीनों मिलके यहाँ पे प्राइमरी की का काम करेंगे। यहाँ से डी लाएगा, यहाँ से ए बी लाएगा, तीनों मिलके ये ज्वाइन करेगा, एक रिलेशन डिफाइन करेगा, और यहाँ पर ये है। तो ये आप 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, एक इसके पास चली गई, एक इसके पास। आप कहोगे यहाँ कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं, बट इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। ये तीनों जब भी चलेंगे एक साथ चलेंगे तो R3 टेबल में यहाँ पर ये डेटा आएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो हमने डिकम्पोज किया है बड़ी टेबल को छोटे टेबल में, एंड दैट टेबल डज नॉट कंटेन द की एट्रीब्यूट, दैट मीन्स कैंडिडेट की और यू कैन से प्राइमरी की ऑफ द टेबल, देन यू मस्ट क्रिएट वन न्यू टेबल विच कंटेन्स द कैंडिडेट की। So now these 3 tables, that is R1, R2, R3, now it is in the 2NF. I am not saying कि R is a 2NF, but now R को मैंने डिवाइड कर दिया R1, R2, R3 में। अब ये तीनों टेबल अलग अलग अपने आप में 2NF में है। तो दिस इज द वे यू कैन डू यहाँ पे कि हम ये काम कर लेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को 2NF का कॉन्सेप्ट भी क्या है। कि एक में मैंने आपको दिखाया कि जो कैंडिडेट की थी वो ऑटोमेटिक उस टेबल में आ जा रही थी। इस वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो कि टेबल में जो हमने फ्रैगमेंट किया उसमें कैंडिडेट की ऑक्यूपाई नहीं हो पाई, तो आपने एक नई टेबल बनाई जिसमें केवल कैंडिडेट की होगी। नाउ द थर्ड NF क्या कहता है?
ये देखिए यहाँ पे पीछे जो एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और ऑफिस लोकेशन है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि एम्प्लॉय आईडी, देखिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी पे भी डिपेंडेंट है और यहाँ पे देखिए ऑफिस लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को अलग कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन यहाँ पर अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा रिपीटेड आ जाता है। ईडी T1 डिपार्टमेंट आईडी, अगर आप यहाँ पे देखिए अभी आप थोड़ा सा डेटा है इस वजह से नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक शहर के अंदर बहुत सारे लोकेशंस होते हैं ऑफिस में। सपोज करो यूपी की अगर हम बात कर लें, तो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में भी बहुत सारे होंगे, तो सबका लोकेशन अलग होगा, डिपार्टमेंट होगा। आई मीन एक शहर के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो ये जो लोकेशन होगा ऑफिस लोकेशन वो रिपीट हो रहा होगा, तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरह से ये दो टेबल में ब्रेक हो गए। आई मीन जो ABCD से समझाया था यहाँ पे प्रैक्टिकली आप इस तरह से देख सकते हो। नाउ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, सबसे पहले जो टेबल होनी चाहिए वो हमारी 2NF में होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि टेबल को 2NF में होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑटोमेटिक 1NF में होगा, 1 है और 2 है। अब आता है कि अगर वो 2NF में है तो इसका मतलब इस टेबल में नो PD एग्जिस्ट कर रहा है। नो PD का मतलब नो पार्शियल डिपेंडेंसी फाउंड इन दिस टेबल। हम ये मान के चलते हैं कि अगर टेबल जो है 3NF में है तो ऑटोमेटिक उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख रहे हैं पहली लाइन में कि 2NF में होना चाहिए। यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट आएगा, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है उनके लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब अगर हम यहाँ बात करें कि A टेंड्स टू B है एंड देन अगेन B टेंड्स टू C है, तो हम ये कह सकते हैं दीज टू मिल के क्या करेगा, डायरेक्टली आप A से C की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि आप देखो A से B गए, B से फिर C मिला, आप को A की वैल्यू पता थी तो आपने B कैलकुलेट कर लिया, जब B मिल गया तो आपने C निकाल लिया। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। और अगर हमारे पास किसी टेबल में ट्रांजिटिव डेटा है तो हम कहेंगे कि वो थर्ड NF में नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव वाली सिचुएशन आ गई तो हम बोलेंगे कि वो थर्ड NF में नहीं है। दूसरा इसका डेफिनेशन और भी होता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली तो अच्छा लगता है कि ट्रांजिटिव, अब हर जगह आप ट्रांजिटिव पहचान नहीं पाते हो, कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका दूसरा मेथड ये है, दूसरी डेफिनेशन यू कैन से यहाँ पे। तो पहली डेफिनेशन मैंने बताया कि जो टेबल होनी चाहिए वो 2NF होनी चाहिए एंड देयर मस्ट नॉट बी द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन द रिलेशन। दूसरी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक तो ये टेबल 2NF में होना चाहिए, और इसकी जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा टेंड्स टू बीटा टाइप का अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो अल्फा या तो सुपर की हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड या तो सुपर की हो, या फिर बीटा जो है एक प्राइम एट्रीब्यूट हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होगी, न्यूमेरिकली करने में हमें ये बहुत आसानी देगा कि हम जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे उसको चेक करेंगे कि भाई जो लेफ्ट में है या तो वो सुपर की हो, अगर ये सुपर की लेफ्ट वाला नहीं है तो राइट हैंड साइड वाला प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि तुम 3NF में हो। अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहेंगे द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट इन द 3NF। नाउ लेट्स डू दैट, हाउ वी कैन डू दैट कि ये 3NF में है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। I will take one example. ये एक टेबल है हमारे पास जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सिंपल सी टेबल है, B टेंड्स टू C, ये 3 ही एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि A जो है B के पास जा रहा है और B जो है C, यानी कि यहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट A आया तो A का क्लोजर मैं निकालूंगी।
तो इट्स नथिंग बट ए आया, ए ने बी को बुलाया, बी ने सी को बुलाया, तो दैट मीन्स यू कैन से ए इज एक्टिंग एज अ सी के। ए इज अगर सी के है, आई मीन हमारा जो की एट्रीब्यूट है वो ए है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। ए जो है बी के पास जा रहा है, बी जो है सी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए जो है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, हर तरह से मैं आपको बता रही हूँ प्राइम है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका बी और सी आया। बी जो है आपका नॉन प्राइम है। अभी मैंने क्या बोला कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है अगर दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकाल रहा है तो हम उसे कहेंगे ट्रांजिटिव है। कैसे? देखिए, बी और सी दोनों ही नॉन प्राइम है। आई मीन वो प्राइम ना होने के बावजूद भी इफ़ यू नो दिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वैल्यू यू कैन गेट द सी वैल्यू। हम फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट तो ऑलरेडी ये प्राइम है और ये नॉन प्राइम है। दिस वन इज द करेक्ट सिचुएशन। आई मीन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक नॉन प्राइम को हम प्राइम की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज 100% करेक्ट, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू सेकेंड वाले में है कि आप देख रहे हो सी एंड बी दोनों ही नॉन प्राइम है और एक नॉन प्राइम की वैल्यू को बता रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है। एक डेफिनेशन की मदद से तो मैंने ये बताया, और दूसरा आपने देखा कि ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो आपने देखा ड्यू टू दिस सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी दिस इज द ट्रांजिटिविटी कंडीशन है। तो आपने छोटा सा प्रॉब्लम तो देख लिया, कई बार नहीं दिखाई देता। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे ए टेंस टू बी है एंड बी टेंस टू सी है। तो अब हमने दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? या तो लेफ्ट वाला जो वो सुपर की हो, तो ए यहाँ पर है, पहले वाले के पास हम गए। ए क्या सुपर की है? बिल्कुल है। मैंने कहा था जो कैंडिडेट की है वो खुद भी एक सुपर की हो सकता है। मिनिमम सुपर की क्या होगा? ए होगा। मैक्सिमम क्या होगा? ए के साथ बी को जोड़ लो या ए के साथ सी को जोड़ लो या फिर ए के साथ ए बी सी तीनों। फिर ए बी सी भी एक सुपर की है, ए बी भी एक सुपर की, ए सी भी एक सुपर की है, और मिनिमम क्या हो सकता है? ए हो सकता है। तो दैट मीन्स ए कैंडिडेट की है तो ऑब्वियस सी बात है वो सुपर की भी है। नाउ अब हमने कहा था कि या तो लेफ्ट वाला सुपर की हो या राइट वाला प्राइम हो, तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि लेफ्ट वाला सुपर की है। ओके, इस वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहेंगे पहली वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। नाउ कम टू द सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज अ बी टेंस टू सी। तो हमने देखा बी क्या है, क्या ये एक सुपर की है? तो आपने देखा नहीं, इट इज नॉट अ सुपर की। क्यों? क्योंकि ये तो किसी का पार्ट है ही नहीं। आई मीन अगर सुपर की होने के लिए मिनिमम इसके पास ए तो होना चाहिए। अगर ए भी होता है यहाँ पर तब हम कहते हैं कि तुम सुपर की हो, क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। दैट मीन्स वो प्राइम एट्रीब्यूट इसके साथ चिपका ही हुआ नहीं है। जब ये अकेला बैठा हुआ है तो ये तो नॉन प्राइम है, और इस नॉन प्राइम के साथ अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो हम तो उसे सुपर की मान ही नहीं सकते। आई मीन इसके साथ की नहीं है, की यहाँ पर ए होना चाहिए था, तो ये सुपर की नहीं है। तो हमने राइट साइड जाके ढूंढा, क्या तुम भाई प्राइम हो? यहाँ पे सी को भी देखा तो सी भी क्या है? नॉन प्राइम है। तो यानी कि जो थर्ड NF की दूसरी डेफिनेशन है कि या तो ये सुपर हो या तो फिर ये प्राइम हो, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने तीनों तरीके से आपको बताया कि द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट इन द 3NF। अगर ये 3NF नहीं है, आप किसी भी तरीके से आपको जो समझ में आए, बाय द डेफिनेशन, बाय दिस सुपर और प्राइम के कॉन्सेप्ट से कर लीजिए या बाय ट्रांजिटिव से कर लीजिए, एनीथिंग जिससे आपको सुविधा लगे आप इस प्रॉब्लम को जज कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। अगेन आई एम राइटिंग बाय मिस्टेक, मैंने इसे रफ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया था RABC, और यहाँ पे A जो है B को कर रहा था, B जो है C को कर रहा था। तो अब ये 3NF में नहीं है, इट इज़ नॉट इन द 3NF, नॉट इन 3NF। तो भाई क्या 3NF में टेबल को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें तो 3NF था, आई मीन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सुपर की है तो कोई प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं कि ये PD भी नहीं है क्योंकि ये तो नॉन प्राइम है और ये एक भी नॉन प्राइम है। PD कहता है कि भैया एक नॉन प्राइम जब प्राइम को डिपेंडेंट है, पर ये B तो प्राइम है नहीं, नॉन प्राइम है, तो इसका मतलब इसमें कोई PD प्रॉब्लम नहीं है, केवल 3NF वाली प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेबल को ब्रेक करेंगे। वी आर नॉट हैविंग एनी, यहाँ पे PD प्रॉब्लम नहीं है, केवल ट्रांजिटिव की प्रॉब्लम है। तो हमने इस टेबल को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। दैट मीन्स R को ब्रेक करेंगे R1 में एंड R2 में। तो R1 में आ जाएगा आपका AB और R2 में आ जाएगा आपका BC। दैट मीन्स A टेंस टू B
आई मीन ए बी से रिलेटेड कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर टेबल में है तो उसके सामने लिख दिया करिए। ना बी सी से रिलेटेड फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ बी टेंस टू सी था तो बी यहाँ पी के हो जाएगा, यहाँ ए। अब आप देख सकते हैं कि क्या मुझे तीसरी टेबल यहाँ बनानी पड़ेगी, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था मैंने, नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टेबल में ए कवर हो रहा है। हमारा कैंडिडेट की क्या था आर का, दैट इज अ ए, और वो ए कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है ही है, दैट इज यहाँ पर है, इस वाली टेबल में है। तो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द न्यू टेबल फॉर द की। जरूरी नहीं हर जगह हमारे को कैंडिडेट की के लिए एक टेबल बनानी पड़े, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। यहाँ पर वो ए कवर हो रहा है, दैट्स द रीजन आई एम नॉट। फॉर दिस रीजन R1 R2 नाउ इट इज इन द 3NF, क्योंकि इस टेबल में आपका ये 3NF में आ गया। तो R1 R2 3NF में है बट R 3NF में नहीं था। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम। लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल जो कि 3NF में नहीं है और उसको हमें 3NF में बनाना है। Now AB tends to C and B tends to D and D tends to E। यहाँ पे लिया मैंने ये तीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें कैंडिडेट की कैलकुलेट करना। आई होप अब तक तो आप लोगों ने इतना कर लिया है, कैंडिडेट की कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पता चल गया होगा। नाउ AB जो है C के पास जा रहा है एंड B जो है D के पास जा रहा है और D जो है वो E के पास। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट आ गया हमारा AB एंड इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट AB का क्लोजर, तो मुझे दिख रहा है A C को ला रहा है, C जो है D को ला रहा है, D जो है E। तो आप देखेंगे जो AB है वो एक कैंडिडेट की है, आई मीन AB का क्लोजर निकालोगे तो R आ जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग हियर। तो AB अगर हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की आ गया तो हम यहाँ पर आगे नहीं करेंगे। इस प्रॉब्लम में केवल एक ही कैंडिडेट की है, दैट इज अ AB। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये गिवन प्रॉब्लम जो है वो हमारा 3NF में है कि नहीं, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चेक द गिवन प्रॉब्लम इट इज इन 3NF और नॉट, तो हम मान के चलते हैं भाई वो 2NF में तो रहा ही होगा, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेकिंग करना 3NF की कंडीशन से। 3NF की कंडीशन से चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 3NF की कंडीशन क्या है। फर्स्ट वाले के पास गए और हमने पूछा कि लेफ्ट वाला तुम्हारा सुपर की है, तो यस इट इज इन सुपर की, बिकॉज AB ही कैंडिडेट की है, तो ऑब्वियस ही बात है आप इसे कैंडिडेट की बोले या सुपर की बोले, मिनिमम सुपर की AB ही होगा। तो ये रहा, ये पहला वाला तो है 3rd NF में। कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ B टेंस टू D। और जब AB हमारा प्राइम है तो बाकी जितने लोग हैं, आई मीन C D E जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। C D अगर नॉन प्राइम है तो इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, D जो है हमारा एक नॉन प्राइम है, आई एम राइटिंग हियर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अदरवाइज यू गाइज विल कंफ्यूज C D एंड E। तो आप देख रहे हैं कि D एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये जो नॉन प्राइम है वो इस प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर AB है। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉन प्राइम जो है वो प्राइम के पास भाग रहा है, और ये जो प्राइम के पास जा रहा है वो पूरी तरह से नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई, प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो दो लोगों के साथ है, AB के साथ है, तो कैंडिडेट की के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है ये, बल्कि कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो यानी कि सेकंड जो है वो हमारा PD की प्रॉब्लम लेके बैठ गया। हम यहाँ पे इसे सुपर की तो चेक ही नहीं कर सकते, बिकॉज ओनली B है तो ये तो सुपर की है ही नहीं। D जो है वो भी प्राइम नहीं है, तो ये 3rd NF की तो कंडीशन फेल हो ही रही थी, साथ में मुझे PD दिख गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे E जो है हमारा यहाँ पर क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। D क्या हमारा सुपर की है, नहीं है, क्योंकि सुपर की क्या हो सकता है, AB हो सकता है या AB का बड़ा भाई हो सकता है, दैट मीन्स ABC कुछ भी हो सकता है। तो बट वो भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या ये PD तो नहीं है। आप देखो ये PD नहीं है, क्यों नहीं है PD, E जो है एक नॉन प्राइम है, D भी एक नॉन प्राइम है, तो ये नहीं है। बट आप देख सकते हैं B टेंस टू D और D टेंस टू E जो है एक ट्रांजिटिव प्रॉब्लम को लेके बैठा है, अगर दूसरी डेफिनेशन से देखें तो। फिलहाल हमें एक PD मिला इस प्रॉब्लम में, हम देखें तो एक PD मिला। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट इन द 3NF, ये 3NF में भी नहीं है, और ड्यू टू दिस PD ऑल्सो यू कैन से दिस इज नॉट इन द 2NF ऑल्सो। ये
सेकेंड एनएफ में भी नहीं है एंड थर्ड एनएफ में भी नहीं है। तो इसका बाय डिफॉल्ट ये प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम में है, सॉरी किस नॉर्मल फॉर्म में है, दैट इज नथिंग बट द वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कैन यू कन्वर्ट दिस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इनटू द सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हमने देखा कि ये जो प्रॉब्लम थी 3NF में तो था ही नहीं, साथ में ये 2NF भी नहीं है इस PD की वजह से। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। तो जब हम देखिए नॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं तो हमेशा हम हायर लेवल से चेक करते हैं। ये एक ट्रिक होती है कि जब भी हम चेकिंग स्टार्ट करते हैं कि भाई जो गिवन प्रॉब्लम है तो हम कहाँ से, अभी तक मैंने आपको 3NF तक ही पढ़ाया है तो आई विल चेक फ्रॉम द 3NF। हम स्टार्ट करेंगे हायर लेवल से, फिर हमने देखा तुम 3F नहीं हो तो 2NF में हो क्या। अब वो 2 में भी नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो 1NF में होगा। अब इससे नीचे मैंने 0NF नहीं पढ़ाया, ना ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉब्लम होगी हम मान के चलते हैं वो 1NF में है। आई मीन देयर इज नॉट रिपीटेड वैल्यू और यू कैन से मल्टी वैल्यू या कंपोजिट वैल्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टेबल में। तो हम देख के बोल सकते हैं भाई बाय डिफॉल्ट इट इज इन द फर्स्ट NF। बट क्योंकि ये 3 में भी नहीं था, 2 में भी नहीं था, तो जब हम इसे डीकम्पोज करें, हमने तो यहाँ पे देखिए चेकिंग करी मैंने कि गिवन प्रॉब्लम 3-2 में है कि नहीं। जब हमें पता चल गया कि ये जो है वो 1NF में है तो हम डीकम्पोज करेंगे, चीज़ों को डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज ऑलरेडी ये 1 में है तो हम सीधे 3 में नहीं ब्रेक कर सकते, हमें पहले 1 से इसको 2 में कन्वर्ट करना होगा, फिर 2 से हम 3 तक पहुंच पाएंगे। ये नहीं कि आप सीधे जंप करके 1 से सीधे आप 3 पे पहुंच जाओ, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू 2NF देन 3NF। तो आई विल डू यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने निकाला था कि AB जो है वो हमारा CK है। AB अगर CK है तो सबसे पहले हम R लेंगे, R को मैं ब्रेक करूंगी R1 में, और मैं सब क्योंकि अब मैं 2NF में बनाने जा रही हूँ इस टेबल को, इट इज़ इन द फर्स्ट NF तो मुझे 2NF है, और 2NF में जो प्रॉब्लम होती है वो पार्शियल डिपेंडेंसी की होती है। तो ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे गिवन थी, तो इसमें मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी जो फाइंड आउट करी थी वो सेकंड वाले पे फाइंड आउट करी थी, दैट मीन्स B टेंड्स टू D। तो पहला जो टुकड़ा मैं बनाऊंगी या पहला जो ब्रेक करूंगी इस R को वो R1 के लिए करा, और R1 में मैं BD लिखूंगी। BD लिखने के बाद इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो B टेंड्स टू D। आप यहीं पे रुक नहीं जाओगे। जब मैंने यहाँ पे, क्योंकि पहला जो मैंने ब्रेकअप किया वो R1 के लिए किया, एंड आई टुक दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी which is having the partial dependency problem, तो I got in this that is a B tends to D, और मैंने उसको R1 के लिए नाम दे दिया और BD को लिख दिया। जब मैंने BD को देखा ठीक है चलो, लेकिन हमने देखा B tends to D एंड D जो है आगे बढ़ रहा है E के पास, तो मैंने इसमें E भी बुला लिया। ठीक है, BD में प्रॉब्लम थी वो लिख लिया, वो अपने साथ किसी और को भी बुला के ला रहा है, अपने किसी फ्रेंड को भी ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिटिविटी यहाँ पे है, क्योंकि सेकेंड NF में मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। सेकेंड NF में ट्रांजिटिव हो सकता है बट पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। तो आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ तो B टेंड्स टू D एंड D टेंड्स टू E, तो ट्रांजिटिव वी कैन टेक बिकॉज अभी हम सेकेंड NF कर रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप इसको बुला लिया, तो मैंने इसको यहाँ कवर कर दिया बिकॉज हमारा टारगेट होता है ऑप्टिमाइज करना, नंबर ऑफ टेबल्स हमें कम से कम बनानी है। ये नहीं कि जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उतनी टेबल बना दोगे, नो, हमारा मोटिव होता है ऑप्टिमाइज करना, कम से कम टेबल बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू टेक यहाँ पे R2, क्योंकि R1 में तो ये 2 बातें आ गई यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है अब बचा क्या है, लास्ट में AB टेंड्स टू C। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर AB C को ले लेंगे और AB जो है वो किसे रिट्रीव कर रहा है, AB टेंड्स टू C। अब देखते हैं कि क्या मेरा की यहाँ पे कवर हुआ क्या। यस, इट इज कवर्ड हियर इन द सेकेंड टेबल, दैट इज AB टेंड्स टू C। AB टेंड्स टू C में अगर आप देखिए तो AB एक कैंडिडेट की है
और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो यानी कि 2NF में इस प्रॉब्लम के लिए आपकी 2 टेबल बन गई, दैट इज R1 एंड R2। तो R1 और R2 जो है वो हमारा 2NF है, R in 2NF। ये जो प्रॉब्लम थी पार्शियल डिपेंडेंसी की पहले जो गिवन थी वो रिमूव हो गई। नाउ अब हमारी जो टेबल है R1 और R2 यानी 2 टेबल बन गई, R के 2 पार्ट बन गए। बट अब हम चेक करते हैं कि क्या R1 R2 हमारा 3NF भी R1 क्या 3NF है। तो हम यहाँ पर R1 के पास जाके देखते हैं तो B टेंस टू D एंड D टेंस टू E आपको दिख रहा है यहाँ पे पार्शियल की, पार्शियल तो रिमूव हो गया, सॉरी, यहाँ पे ट्रांजिटिव नजर आ रहा है मुझे। ट्रांजिटिव कैसे दिख रहा है आपको, B टेंस टू D एंड D टेंस टू E आपको दिख रहा है सीधे सीधे। दूसरी तरीके से क्या देखेंगे आप कि क्या यहाँ पे B जो है D को रिट्राइव कर रहा है, तो B प्राइमरी की है यानी कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ये सुपर की, ऑब्वियस सी बात ये सुपर की होगा। यहाँ पे हम इसे चेक नहीं करेंगे, नॉन प्राइम है। अब यहाँ पे देखते हैं डी के पास गए, क्या तुम प्राइम हो, तो बोला नहीं, प्राइम तो केवल B है R1 के लिए। तो ये क्या हुआ, ये नॉन प्राइम है। तो हम राइट साइड गए, क्या तुम प्राइम हो, वो भी प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब है कि दूसरी डेफिनेशन से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और पहली से ही ये ट्रांजिटिव दिख रहा है। जब आपको ट्रांजिटिव दिख रहा है तो इसको फर्दर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आई एम राइटिंग हियर R11 एंड दूसरी टेबल का नाम रखूंगी मैं R12। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 3 4 भी रख सकते हैं। नाम मैंने इसलिए रखा कि यहाँ 1 के ही 2 टुकड़े और करने जा रही हूं मैं। एक में मैं लूंगी BD और इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी दैट इज B टेंस टू D, और R2 का जो लेंगे हम यहाँ पर लेंगे D एंड E, और इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो D और E होगी, D टेंस टू E। तो अब आप देखिए कि जो ट्रांजिटिव था उसको भी हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। R11 में एक आ गया, R12। तो नाउ वी गॉट हियर 3 टेबल्स दैट इज R11, R12 एंड नेक्स्ट है हमारा R2। R2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, A भी एक सुपर की है, यस सुपर की है, और C जो है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि C उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये नॉन प्राइम है, ये प्राइम है, तो R2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो नाउ R11, R12, R2 ये हमारा 3NF है। तो आपने देखा कि 3NF में 3 टेबल आई और 2NF में 2 टेबल आई। तो दिस इज द वे यू कैन डू यहाँ पे कि अगर हमारा जो टेबल है 3NF में नहीं है, हम चेक करेंगे 2NF के लिए। अगर वो 2NF में भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो 1NF में आएगा। अब जब हम 1NF तक पहुंच चुके हैं तो उल्टा काम करेंगे, डिकम्पोज करने जा रहे हैं। 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे एंड 2 को 3 में करेंगे, तब जाके हम 3 तक पहुंच पाएंगे। तो दिस इज द वे यू कैन डू यहाँ पे कि कैसे हम टेबल को 3NF में कन्वर्ट करेंगे। जो आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू द बिरला सॉफ्ट क्लास वो यहाँ तक ही था कि 3NF तक हमें बताना है। इफ़ यू वांट आई विल टेक अनदर एग्जांपल कि कैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज द वे आप यहाँ पे 2NF से 3NF, 3NF से 2NF सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ एनीबडी